उसमें पहली सारी की सारी एरोमेटिसिटी अपन डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? यस, हमने एरोमेटिसिटी को बहुत ही गहराई में समझा था, बहुत मज़ा आया था। सो गाइज देखिए, आज आपको कुछ डीपीपीज मिली हैं, कुछ डीपीपीज आपको मिली हैं और उसमें पहली 3 डीपीपी आप कर लेना, ठीक है। पहली 3 डीपीपी, वैसे आप सारे ही कर सकते हो, सारी की सारी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, लेकिन पहली 3 कर लेना, ठीक है ना। उनको अपन डिस्कस करेंगे। ओके ओके। सो गाइज देखिए, अब अपन क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता है, या हो सकता है कहीं पे नहीं भी बनता हो। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, जैसे देखिए ये अपने सामने और साथ में AlCl3 है, और क्या होगा इस केस में, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको खुद सोचना है। यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि ये कैसे हुआ, what is happening and why it is happening, ये क्यों फेवरेबल है, why this process is favorable। देखो यार, फंडा समझाता हूं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिएक्शन इसलिए फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे पहले ये नॉन एरोमेटिक था, और नॉन एरोमेटिक से ये स्पीसी कन्वर्ट हो गया एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में हो गया, तो भाई फायदा ही है ना। नाउ द पॉइंट इज हुआ कैसे, तो देखो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे है AlCl3, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम पे डेल्टा प्लस है, लुईस एसिड है, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है जानते हो ना, हाँ, बॉन्ड बनाने की चाहत होती है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए ये पुराना बॉन्ड क्लोरीन को तोड़ना पड़ेगा, तो क्लोरीन ने पुराना बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पे बॉन्ड जोड़ा, तो यहाँ से बॉन्ड टूट गया और यहाँ बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन के AlCl4 माइनस है, और यहाँ पे ये इसका कैटायनिक पार्ट है। गॉट इट एवरीवन। इससे ये क्वासी एरोमेटिक स्पीसी यहाँ फॉर्म हो गई। याद है ना क्वासी एरोमेटिक क्या होता है? हाँ, जो एरोमेटिक भी है आयनिक भी है, वो स्पीसी की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जल्दी से सोचिए, क्या वो रिएक्शन फिजिबल है? विल दैट रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट? सिमिलरली ये हो जाए तो अगले का ट्राई करना। सारी सिमिलर सी रिएक्शन होती है। देखो इन सब में एम क्या होता है, इन सब में एम होता है एरोमेटिसिटी अचीव होना, अगर हो पाए तो बढ़िया। अब यहाँ एरोमेटिसिटी अचीव करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पता है आपको? 6 चाहिए। रिंग के अंदर कितने चाहिए? 6 चाहिए, लेकिन यहाँ भी 4 है, और यहाँ से Cl जब निकलेगा ना AlCl3 के साथ, तो किस फॉर्म में निकलेगा? Cl नेगेटिव, जिससे यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब ये बताओ, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये तो नुकसान चला जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, दैट विल मेक इट हाईली अनस्टेबल, तो दिस प्रोसेस इज नॉट फेवरेबल। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एंटी एरोमेटिक बनने के चांसेस हैं, दैट विल बी हाईली हाईली अनफेवरेबल, वो फेवरेबल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, AgNO3। तो देखो इस तरह से दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। Ag के ऊपर ऐसे मान लो कि यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, इस तरीके से मैं देख लो, है ना, तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट। Cl पे डेल्टा नेगेटिव है, तो आप समझ रहे हो ना किस में अट्रैक्शन हो रहा है? यस, यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये माइनस और प्लस है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है तो समझ रहे हो ना क्या होगा? हाँ भाई, Cl को ये नया बॉन्ड बनाना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड टूट के यहाँ जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और साथ में NO3 माइनस होगा, ठीक है, और साथ में AgCl का PPT बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? AgCl का PPT बनेगा। इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। किधर जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो इस तरीके से AgCl निकला। ली चैटल प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है ये, LCP का एग्जाम्पल है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट से हम निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाता है ना। अब इसमें आपको सोचना है, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं इसमें, न्यूमरस क्वेश्चंस होते हैं,
ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं रिएक्शन वाले, है ना, तो ट्राई कीजिए सभी के सभी। देखो यार, आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। O पे है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है बात, क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे HBr को क्या मिला है, HBr से मिला है H+। नाउ ये जो O नेगेटिव है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ देगा, यहाँ पे देगा। इज इट क्लियर टू यू? अब ये देने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा, बिल्कुल ऐसा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब ये बनने के बाद अगर ध्यान देना, अब ये O पे प्लस है, O पे प्लस थोड़ा अनस्टेबल तो हो ही जाता है, तो यहाँ पे अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा भाई, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, विच विल मेक इट हाईली अनस्टेबल, विच विल मेक इट हाईली अनस्टेबल। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर स्पीसी है ये यहाँ पे HBr HClO4 इनके साथ रिएक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। गॉट इट? ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में सोचो, अगर हम कोई एसिड लेते हैं जैसे कि HClO4 वगैरह, तो रिएक्शन विल बी हाईली फेवरेबल, रिएक्शन फेवरेबल कंडीशंस में बिल्कुल मस्त। क्यों, सोच सकते हो क्या? कैन यू थिंक अबाउट इट? दिमाग लगाओ सभी के सभी। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले O को मिलेगा H+, H+ कहाँ से मिला समझ रहे हो ना, HClO4 से मिला। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हम करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि इसको इधर शिफ्ट करने से इसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी भाई। यहाँ पे प्लस एंड दिस विल बिकम एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और साथ में क्या है, ClO4-। इज इट क्लियर? ClO4-, और ये है ना, ये बात है। सो दैट इज हाउ, इस तरीके से इन रिएक्शंस को करना होता है। जो पहली बार ही इन सबको कर रहे हैं थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन समय के साथ जब खुद प्रैक्टिस करोगे एवरीथिंग विल बिकम क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, एवरीथिंग विल बी क्वाइट नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने सामने कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ओके, SbCl5 है ना, मैं इसमें आंसर बता रहा हूं आपको, एंड यू हैव टू थिंक कि ये कैसे हुआ, हाउ इट इज डन एंड व्हाई इट इज डन। कैसे हुआ और क्यों हुआ, फेवरेबल क्यों है ये। थिंक अबाउट इट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये SbCl5 भाई साइज बहुत बड़ा है इसका, तो इसमें बहुत सारे क्लोरीन आ सकते हैं, 5 की बजाय 6 भी आ सकते हैं, एज यू कैन सी। वही यहाँ हो रहा है, ये Cl पे डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पे Sb पे डेल्टा पॉजिटिव है, माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और ये टूट के Sb के साथ बॉन्ड बन जाता है। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ से टूट के इधर आएगा प्लस, इधर भी आएगा प्लस, दोबारा से ये भी टूटेगा, एंड एज यू कैन सी दिस स्पीसी विल बिकम एरोमेटिक। ये स्पीसी क्या बन जाएगी, एरोमेटिक। दैट इज हाउ इट इज डन। ठीक है, ओके। कुछ रिएक्शन एसिड बेस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे एरोमेटिक की, क्योंकि एसिड बेस समझने के बाद ही वो करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो एसिड बेस के बाद करते हैं उनको, दैट वुड बी मोर फेवरेबल, नहीं तो अभी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो डन, क्लियर है? ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगले कंसेप्ट की ओर, चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, देखो यार ये जो कंसेप्ट है ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है, और सिंपल ही है, सिंपल ही है। इसको समझते हैं सबसे पहले, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी है क्या। तो देखिए फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी बात करते हैं, जैसे ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, एज यू कैन सी कि इसमें पाई पाई में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना, हो रहा है रेजोनेंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब रेजोनेंस हो रहा है
तो असल में इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस, ठीक है, असल स्ट्रक्चर तो ये है। अब देखो सिंपल शब्दों में समझाता हूं आपको। यहां पे y एक्सिस पे मान लो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है। अब देखो जो हमने दो तरह का एनर्जी लेवल है, अगर मानते हैं हम ये स्ट्रक्चर इसका सही है, यानी रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मान लो रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। रेजोनेंस से आप जानते हो ना स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो रेजोनेंस अगर नहीं होता, इसको मान लेते हैं रियल, सॉरी इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब ए और बी में ए है हाइपोथेटिकल और बी है रियल। अगर हमें रियल के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन है, रेजोनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी में तो रेजोनेंस नहीं आया मान लो, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता, और इसके हिसाब से जो इसका एनर्जी लेवल होता वो हाई होता या कम होता? इसके कंपैरेटिवली हाई होता। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका एनर्जी लेवल इतना होना चाहिए, तो मान लेते हैं ये है वो एक्सपेक्टेड एनर्जी लेवल। ये एक्सपेक्टेड एनर्जी लेवल किसका है भाई? इसका एनर्जी लेवल है ये यहाँ पे, ठीक है, ए का एनर्जी लेवल है। और लेकिन असल में जब एक्सपेरिमेंटल डेटा आया, कैसे आया वो छोड़ो, आया उसमें एनर्जी लेवल मिला इतना, समझ रहे हो? अब ये इसका है हाइब्रिड का, यानी रियल तो एनर्जी लेवल इतना है, समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो ये जो हुआ इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये एनर्जी थी हमारी थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल, टीएच लिख सकते हैं। टीएच का मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से ऐसा आना था, क्योंकि कैलकुलेशंस में रेजोनेंस का कोई यूज नहीं है, रेजोनेंस मतलब उसमें नहीं आता है थ्योरी के अंदर, तो ये हमने एक्सपेक्ट किया था। और ये जो आया ये हमारा क्या आया? दिस एनर्जी इज EXP, यानी एक्सपेरिमेंटल। ये असलियत में एनर्जी लेवल इतना है। तो ये जो थ्योरेटिकल एनर्जी लेवल और एक्सपेक्टेड एनर्जी लेवल में एक डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है गाइस, ये जो एनर्जी का गैप है, ये होता है रेजोनेंस एनर्जी, ये होता है रेजोनेंस एनर्जी। बात समझ में आई? यानी रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इसकी फील आनी चाहिए आपको। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है बुक में। क्या दिया हुआ है? रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच अ कंपाउंड डजंट हैव, यानी ये वो एनर्जी है जो नहीं है समझ रहे हो? हमने सोचा था कि इतना एनर्जी होना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? इतना। तो रेजोनेंस एनर्जी हमें किस बारे में बता रहा है? रेजोनेंस एनर्जी हमारी फॉल्स एक्सपेक्टेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप है। रियलिटी में एनर्जी लेवल इतना है, असल में इतना सोचा था हमने, तो हमारी सोच में और सच्चाई में फर्क जो है वो रेजोनेंस एनर्जी माना जाता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे स्टेबल आरएस है उसका एनर्जी लेवल, ठीक है, माइनस किसका? हाइब्रिड का जो एनर्जी लेवल है। तो लिख लो जल्दी से, इट इज द एनर्जी डिफरेंस between energy difference between most stable RS and रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट मान लो नहीं है, मान लो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, मान लो जैसे मान लो ऐसा सिनेरियो है, ये आ गया। अब ये बताओ ऐसे केस में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फर्क तभी आएगा जब रेजोनेंस जैसी कोई चीज होगी, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो असल में रेजोनेंस एनर्जी ना तो रिलीज होती है ना ही गेन होती है। कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट सोचते हैं रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं, रिलीज नहीं हो रही भाई। रेजोनेंस एनर्जी एक पैरामीटर है जो हमें बता रहा है कि रेजोनेंस की वजह से कितना स्टेबलाइजेशन मिला। रेजोनेंस एनर्जी एक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताती है, क्या बताती है हमें वो ये बताती है कि भाई रेजोनेंस की वजह से ये कंपाउंड कितना स्टेबल हो गया, जो मतलब अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये कितना अनस्टेबल हो जाता, समझ रहे हो? तो रेजोनेंस एनर्जी इज अ मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से वो कितना स्टेबलाइज हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मान लो रेजोनेंस बढ़ गया, इमेजिन करो ये रेजोनेंस अब पहले से बढ़ गया, इतना हो गया। अगर ये रेजोनेंस बढ़ गया है, इसका मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी यानी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में गैप और ज्यादा आएगा। जितना रेजोनेंस बढ़ता जाएगा उतना ये गैप विल इंक्रीज। गॉट इट एवरीवन?
तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी है ये क्या है, ये एनर्जी जो थ्योरेटिकल है माइनस एनर्जी एक्सपेरिमेंटल है, इनका गैप है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब इसी के कैलकुलेशन के देयर आर मेनी वेज, तो हम कैलकुलेशन वाला थर्मो वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो फंडा है वो ये है कि अगर हमें रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है तो रेजोनेंस एनर्जी ये गैप ज़्यादा कब होगा, ये गैप ज़्यादा तब होगा जब रेजोनेंस ज़्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस की बात भी हम कर लेंगे क्या होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, पूरा लिखना, resonance energy is directly proportional to stability due to resonance। resonance की वजह से stability जितनी बढ़ेगी उतना ये गैप बढ़ता जाएगा। Got it? बात समझ में आई? ये होता है जी resonance energy, है ना। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एनर्जी बढ़ेगी, मान लो रेजोनेंस एनर्जी या कोई भी एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये गैप है, रेजोनेंस एनर्जी इज अ गैप, और ये गैप इंक्रीज होता जाएगा, जितना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ये नीचे जाता जाएगा तो गैप बढ़ता जाएगा, हाइब्रिड नीचे जाता जाएगा, है ना। ओके, तो जैसे अगर हम इन दोनों का ही कंपैरिजन कर लें रेजोनेंस एनर्जी का, तो यहाँ रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पे लिख लो कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। आइए कंपेयर करते हैं रेजोनेंस एनर्जी को। देखो रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है ना, सिंपल हाइब्रिड के बारे में सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द हाइब्रिड। जैसे यहाँ पे देखो ओ का लोन पेयर रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करके फर्क समझना, यहाँ ओ पे प्लस आ रहा है और यहाँ जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो किस पे प्लस आ रहा है, एन पे प्लस आ रहा है। भाई तुम ही बताओ ओ प्लस और एन प्लस ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्या बता सकते हो? ओ प्लस एन प्लस विच इज मोर स्टेबल, कैन यू थिंक अबाउट? लॉजिकल बात है, दिस इज बेटर, तो हाइब्रिड इसी का बेटर होगा, हाइब्रिड इसी का बेटर होगा। क्लियर है? ओके करते जाओ, नेक्स्ट करो। क्लियरली दिस इज बेटर, वही सेम है, मिथाइल लगने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट दोनों में सोच सकते हो क्या कौन जीतने वाला है? दिस विल विन। क्या रीजन है बताओ? देखो यहाँ पे जब रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस करके O पे प्लस आएगा और उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, चार्ज सेपरेशन होगा, यानी प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, दे विल बी डिस्टेंट, चार्ज सेपरेशन आने से नुकसान होता है, प्लस और माइनस जब दूर जाते हैं ना तो उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ध्यान देना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एनर्जी लेवल सेम होता है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एनर्जी लेवल सेम होता है तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन में आ रहा है, चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा, प्लस और माइनस एक दूसरे से दूर नहीं लेके जा रहे हैं, तो दिस इज मच बेटर। करते जाओ।
हेलो हेलो। देखिए एवरीवन, नेक्स्ट वाले केस में भी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस का एक्सटेंट इससे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ रेजोनेंस सिर्फ इतने रीजन में हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस देखो ज़्यादा हो रहा है यार। दिस इज मच बेटर रेजोनेंस, पहले से ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस है। इन दोनों में देखो रेजोनेंस इसमें भी 3 पाई बॉन्ड में, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड में, लेकिन यहाँ पे इसने रेजोनेंस की वजह से क्या प्राप्त किया? एरोमेटिसिटी हुआ। ध्यान से देखिए, तो एरोमेटिसिटी हुआ तो क्या हो गया? यस, गॉट इट, अंडरस्टूड है यार। एरोमेटिक मतलब और भी ये पावरफुल है, ठीक है ना। पावरफुल क्या है? मतलब स्टेबल है। एरोमेटिसिटी मतलब क्वालिटी रेजोनेंस इंक्रीज हो गया। नॉर्मल रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी इज वेरी गुड यार, एरोमेटिसिटी इज बेटर। ये बेंजीन है और ये पिरिडीन है। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज पिरिडीन। नाउ द पॉइंट इज बेंजीन एंड पिरिडीन में क्या रहेगा, क्या फंडा रहेगा बेंजीन एंड पिरिडीन में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, सभी के सभी जल्दी बताओ। हाँ ओके एवरीवन, देखो यार यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें दिस इज बेटर, ये बेटर होगा। व्हाई दिस इज बेटर? क्यों है ये बेटर? क्योंकि भाई पता है नाइट्रोजन आने की वजह से थोड़ा चार्ज सेपरेशन आ जाता है, थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन आ जाता है। मतलब जब इसमें रेजोनेंस करोगे ना, रेजोनेंस करके एन पे नेगेटिव आएगा, इधर सी पे पॉजिटिव आएगा। और अगर रिंग में अपोजिट चार्ज आ गए, सेपरेशन ऑफ चार्ज आ गए, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो बेंजीन में और पिरिडीन में बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी इज मोर, क्योंकि बेंजीन में जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ऑल ऑफ देम विल बी इक्विवेलेंट। स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, फ्यूरान एंड पायरॉल। ये फ्यूरान है, ये पायरॉल है। ये फ्यूरान है, ये थायोफीन है, ठीक है। तो इन दोनों में क्लियरली दिस इज बेटर। वही रेजोनेंस करोगे तो क्या होगा? एन पे प्लस आएगा, इधर ओ पे प्लस आएगा। बेटर कौन सा है? एन पे प्लस। नेक्स्ट के बारे में सोचो, नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई थोड़ा बहुत तो। बताओ, इन दोनों में दिस इज बेटर। थायोफीन में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। देखो यार रीजन क्या होता है इसका, इसके रीजन की बात करते हैं। तो देखो सल्फर जो होता है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सल्फर पे प्लस आएगा। सल्फर का साइज छोटा है या बड़ा है? बताओ, बड़ा साइज है। बड़ा साइज अगर है ना घर का, तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी उतना नुकसान नहीं करेगी। यानी इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना अनस्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन जो है उसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज विल बी अनस्टेबल। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड? नॉर्मल एक डाउट स्टूडेंट्स को इसमें होता है कि सर ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल है, कार्बन में 2p है, तो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्या? देखो एक बात बता रहा हूं तुम्हें, अगर यहाँ ये इफेक्टिव इसने रेजोनेंस किया तो उससे क्या होगा? रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा और ओ पे पॉजिटिव ज्यादा आएगा। रेजोनेंस अगर इसने इफेक्टिव किया तो उससे क्या होगा? चार्ज सेपरेशन उतना ही ज्यादा आएगा ना। तो फिर ये बताओ, चार्ज सेपरेशन से फायदा थोड़ी हुआ। यानी अच्छी ओवरलैपिंग होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छी ओवरलैपिंग होने से ये हो गया कि भाई आगे हाँ रेजोनेंस पावरफुल तरीके से करेगा, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो गया। दैट इज द थिंग गाइस। अंडरस्टूड? बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। बेंजीन, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। दो तरीके से करना है। एक तो तुम्हें टोटल रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है, टोटल, ठीक है। और एक तुम्हें कंपेयर करना है रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग। रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग आपको कंपेयर करना है। थिंक अबाउट दैट, सोचिए उसके बारे में।
देखो यार, टोटल तो ऑब्वियसली बात ही खत्म है, यहाँ रेजोनेंस कितना ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है, तो रेजोनेंस एनर्जी टोटल तो यहीं पे ज़्यादा होगी। लेकिन पर रिंग कहने का मतलब क्या है कि मान लो भाई इसकी टोटल रेजोनेंस एनर्जी z है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो अब तुम्हें अगर पर रिंग करना है कंपेयर, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करना है किससे, x को y/2 से और इसको z/3 से, यानी x तो उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें दो रिंग्स हैं तो टोटल रेजोनेंस एनर्जी को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब अपने को देखना है, तो यार देखो अगर पर रिंग की बात करें तो पर रिंग में दिस विल विन, बेंजीन विल विन। रीजन कई तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है, एक सिंपल वजह यह है कि बेंजीन में एक रिंग में 3 पाई बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड 5 है, तो 5 बॉन्ड है, तो एवरेज देखा जाए तो दो रिंग्स में कितना हुआ, पर रिंग कितना पाई बॉन्ड हुआ, 2.5। यहाँ पे अगर देखा जाए 3 2 5 2 7, 7 है, 7 पाई बॉन्ड्स है, तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2.33 समथिंग, है ना। तो क्या होगा, समझ रहे हो ना, यानी सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी इसमें है। अगली बात, इसमें जब रेजोनेंस कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट आते हैं, बिल्कुल एक जैसे। यहाँ सारे के सारे इक्विवेलेंट नहीं आएंगे, जब बना के देखोगे ना, ऑल ऑफ देम विल नॉट बी इक्विवेलेंट। अंडरस्टूड, ये बात है। चलिए करते हैं। ये है नैफ्थलीन, सॉरी ये है एंथ्रासीन और ये है फिनांथ्रीन, एंथ्रासीन एंड दिस इज नोन एज फिनांथ्रीन। सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए इन दोनों में एक फंडा होता है, इसमें दिस इज बेटर। वाई दिस इज बेटर, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। पता है फिनांथ्रीन के आरएस ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि फिनांथ्रीन के जब आरएस बनते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें बेंजीन रिंग ज्यादा आती है, बेंजीन रिंग ज्यादा बार आती है। अगर आरएस के अंदर बेंजीन रिंग ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आरएस में अगर नंबर ऑफ बेंजीन, बेंजोनोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, तो इस रूल को एक नाम भी दिया जाता है, एज सच इस नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फ्राइज रूल। फ्राइज रूल, फ्रेंच फ्राइज से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। फ्राइज रूल के हिसाब से क्या होता है, फ्राइज रूल के हिसाब से ये होता है क्या होता है भाई फ्राइज रूल के हिसाब से, यस, यहाँ पे जितने बेंजोनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, जितने बेंजोनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिख लेना फ्राइज रूल को, लिख लो, more the benzonoid structures, more the benzonoid structures, greater will be the stability of RS। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको हम जब RS की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं तभी भी यूज कर सकते हैं, जो अपन ने किया था ना टॉपिक कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ RS, तब भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो फ्राइज रूल ने क्या बोला, ग्रेटर द नंबर ऑफ बेंजीनोइड। बेंजीनोइड की स्पेलिंग, कई ठुल्लू परेशान हो गए होंगे कि सर ये क्या बोल दिया, हमारी अंग्रेजी तो बिल्कुल खत्म केस है। दिस इज बेंजोनोइड, है ना, क्लियर है। मतलब जैसे दिख रहा है ना यहाँ बेंजीन बेंजीन, यहाँ देखो ये बेंजीन एक ही दिख रहा है, ये बात है, ठीक है। अब देखो एक फंडा आपको जानना है, ये कोई बहुत मुश्किल फंडा नहीं है। एक फंडा होता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस और एक होता है क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस क्या होता है और कैसे उसका यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में ना रेजोनेंस की क्वांटिटी सेम है। यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स में रेजोनेंस हो रहा है, है कि नहीं, यस और नो, हो रहा है ना। इधर भी 3 पाई बॉन्ड्स में, इधर भी किसमें हो रहा है, 3 पाई बॉन्ड्स में हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज डियर स्टूडेंट्स, नाउ द पॉइंट इज, क्या पॉइंट है कि भाई इनमें क्वालिटी बेटर का है। तो पहले देखो यहाँ जब रेजोनेंस करोगे ना आप, तो रेजोनेंस ऐसे होगा, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन हुआ, इसने इसको पुश किया तो ये इधर गया, ये इधर गया, इससे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर ये इधर जाएगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप रेजोनेंस करेंगे। ध्यान से देखो सारा का सारा रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस तरह के रेजोनेंस को बोला जाता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, व्हेन ऑल द रेजोनेंस अंडरगोज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस, है ना। यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला पाई बॉन्ड है, ये इधर वाले पाई के साथ भी रेजोनेंस में है, उधर भी रेजोनेंस में है।
यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये इसके साथ जब रेजोनेंस करेगा तो इधर ऐसे जा सकता है, और अगर ये इधर से करेगा तो आप समझ रहे हो ना, यानी इधर से डायरेक्शन ऐसी आएगी, इधर से डायरेक्शन ऐसी आएगी। एज यू कैन क्लियरली सी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, समझ रहे हो सभी, क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। इन दोनों में बेटर जो होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो किस में होती है, एक्सटेंडेड इज बेटर देन क्रॉस। लिख लेना इस बात को, एक्सटेंडेड इज बेटर देन, एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज बेटर देन क्रॉस। एक्सटेंडेड जो होता है वो क्रॉस से क्या होता है, बेटर होता है, स्टेबलाइजेशन जो होता है, ठीक है। सिंपल इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा तो यहां डेफिशिएंसी आएगी और उसको ये इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करेगा, लेकिन इधर ऐसा नहीं हो रहा। इधर जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिया, यहां प्लस आया इस पॉइंट पे, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कैटायन जो है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, दैट इज बीइंग स्टेबलाइज्ड, है ना। नेक्स्ट में भी सेम फंडा है, ट्राई करो जल्दी से। पूछा हुआ है रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन किया हुआ है, थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। दोनों में बेटर कौन सा है, दिस इज बेटर, दिख रहा है भाई। लोन पेयर सिग्मा पाई, ध्यान से देखो रेजोनेंस का डायरेक्शन यही रहेगा, करके देख लो चाहे, लेकिन यहां ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में भी रेजोनेंस कर सकता है और यहां भी कर सकता है। ध्यान से देखो दोनों डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ये फंडा होता है। ओके गाइज, सो बस आज के लिए इतना ही गाइज। सारा का सारा जो काम है वो आप जरूर कंप्लीट करें जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल, तो अगली बार डिस्कशन करते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू।